लेकिन सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग स्टोरी जो है वो दो रहेंगी। चाइना भी हमारे जैसा ही था। दुनिया की जो टॉप 3-4 टू व्हीलर कंपनी उसमें से हमारी 3 कंपनियां हैं। और अगर बाय द वे आपको श्रोताओं कह दो, कोई आपको कहे कि मार्केट मेरे को पता बॉटम हो गया है या टॉप हो गया है, तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो भगवान है या वो झूठा है। रूल्स बड़े सिंपल है, और होता क्या है कि लोगों को इतनी एक्साइटमेंट चाहिए कि कई बार रूल्स भूल जाते हैं। मार्केट के अंदर जो बोलते कहते थे कि ये स्टॉक ले लो, उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्विक रिटर्न का मतलब गैम्बलिंग है। हिंदुस्तान में आज 200 बिलियनर है एंड पिछले 5-7 सालों में उसमें से 150 बने। तो एक्सपेंशन तो नीड है हमको, राइट, लेकिन मॉडर्नाइजेशन स्पीड है। मिडिल लोअर इनकम वाले हैं, उनकी काफी हद तक जिंदगी सुधरने वाली है। Hello everyone, welcome to the latest episode of our podcast series InvestWise भारत। मैं सीए परेश तापेवाला आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिसने हर्षद मेहता स्कैम से लेके ट्रम्प टैरिफ वॉर तक के मार्केट के उतार चढ़ाव और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा हुआ है। With more than 25 years of experience, currently he is CEO of ITI Mutual Fund. He worked with Mahindra Manulife Investment Management as Chief Marketing Officer, where he played a key role in driving the company's marketing and distribution strategies. Earlier in his career, he was the National Head of Sales and Distribution at Morgan Stanley Investment Management, where he was instrumental in expanding the firm's distribution network. Before that, he worked with HSBC Asset Management India as Vice President and Regional Manager, Sales and Distribution. A qualified chartered accountant and cost and works accountant and a Bachelor of Commerce honors, his strong academic foundation complements his extensive industry experience. Let's meet. Welcome, JP Singh Sarji, CEO of our ITI Mutual Fund, on our podcast series InvestWise Bharat, episode 3. थैंक यू सो मच परेश भाई, थैंक यू हैविंग मी हियर। मेरे हिसाब से आपने ये इनिशिएटिव लिया है इन्वेस्टर अवेयरनेस और उनकी जागरूकता अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेट्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में रिगार्ड से बहुत ही सराहनीय है और मैं आपको इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच। और शुरू करने से पहले हम आपकी जर्नी के, ये जो इलस्ट्रियस जर्नी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आप सीईओ अभी आईटीआई म्यूचुअल फंड के हो, वो जर्नी के बारे में आप कुछ शेयर कीजिए और आपको क्या इंस्पायर किया ये फील्ड में आने के लिए। बिल्कुल परेश भाई, एक्चुअली आई थिंक किसी ने आज तक सवाल पूछा नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कवर कर पाऊं। देखिए, हम जिस जमाने से आते हैं ना, हमको तो सिर्फ बोला गया था मेहनत करो और मेहनत करते करते हमने पढ़ाई की, मैंने सीए की, कॉस्टिंग की, और शायद शुरुआती दौर में फिर भी आप कुछ ना कुछ समझ जाते हो। तो मेरी फैमिली हरदम बोलते थे कि तू नंबरों में बहुत अच्छा है। तो मेरे फादर ने कहा कि तू नंबरों में अच्छा, सीए कर ले, देखा जाए, कोई जोड़ नहीं है। लेकिन देखिए वो जर्नी भी पूरी हो गई, राइट। बट जब हमने जॉब स्टार्ट की, पहले तो ये इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी जस्ट इंडिया में आ ही रही थी उस समय, और मैं 1995 के आसपास की बात कर रहा हूँ। मेरी सारी इनिशियल जर्नी नंबरों को लेके, बीइंग सीए, अकाउंटिंग को लेके, बैलेंस शीट्स को लेके थी, थोड़ी वो एनालिसिस करना एंड उसको कमर्शियल एस्पेक्ट्स में कैसे यूटिलाइज करना। इस फाइनेंशियल मार्केट का इंटरेस्ट हमको हरदम से था, और आपके सुनने वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जबकि हमको फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स की समझ भी नहीं थी, सबसे इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इस मार्केट का सेंस, जो हम बीएससी के सेंसस कहते हैं, उसका समय कोइंसिडेंटली वही टाइम था जब हम पढ़ाई कर रहे थे और करके निकल रहे थे, यानी कि हर्षद मेहता का टाइम। तो मार्केट की जो एक एक्सपेंशन है ना, इन टर्म्स ऑफ समझ, नॉलेज, या कम से कम एक आवाज जिसको कहते हैं, खटखटाहट, ये हमारे उस समय की थी। तो नेचुरली एक इंटरेस्टिंग टाइम, तो हम भी एक्साइटेड थे। तो हम शुरू में हमने काफी कुछ सीखा। और जब आपने सवाल पूछा, देखिए कोइंसिडेंस क्या है कि मेरे को बस अभी हाल में ही 25 साल हो गए इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एज मैन्युफैक्चरर साइड में, यानी कि एसेट मैनेजमेंट साइड से, क्योंकि उसके पहले मैंने थोड़ा समय फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिताया। तो वो जो नंबरों के इंटरेस्ट थे, वो थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसे तब्दील हुआ कि पहले हम भी सेल्स करते थे, रिलेशनशिप मैनेजर थे, फिर टीम मिली, टीम मैनेजमेंट स्टार्ट हुई। लेकिन अल्टीमेटली जब हमने ये देखा कि ये इस मार्केट में, ये लोगों की वेल्थ क्रिएशन में, लोगों की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में
इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। करेक्ट। तो वो मेरे को और भी मेरे को उस चीज में लुभाया। सो मैं कहूंगा हर चीज जो एक बेसिक नॉलेज, एक स्किल सेट आप शुरू में जो आपको मिलती है, फिर आपको उसको टेस्ट करनी आप होते हो मार्केट्स के थ्रू। तो पहले तो थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, उसकी प्रैक्टिस में जाते हो और कुछ चीजें आपको खुद पिकअप करनी पड़ती है। Correct. लेकिन क्योंकि मेरी जर्नी 30 साल की है, करीब 25-30 साल की, इसके अंदर एवोल्यूशन भी बहुत हुआ है। क्योंकि ये एवोल्यूशन फाइनेंशियल मार्केट्स का, ये एवोल्यूशन फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल इकोनॉमी का है, ये मास एजुकेशन का है कि जो रिस्ट्रिक्टेड थी, इतने लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन हम लेके जा पाए। तो मैं कहूंगा हाँ, शुरुआत तो बहुत छोटी रही, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम मैं भी बहुत लोगों से इंस्पायर्ड रहा हूँ। और देखिए, इस कैपिटल मार्केट का प्यार मेरे को इस, जैसे आपने कहा, मेरे को इस और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे को इस पोजीशन में भी, मतलब अपने सीईओ की पोजीशन दिलाई, जो कि अब ना कि सिर्फ जो मैंने कहा वो सब कवर करना, प्लस स्ट्रेटेजिक पोजीशंस भी है। राइट, बढ़िया। मेरे ख्याल से आपका और हमारा जर्नी, मेरा जर्नी भी उसी समय दौर में शुरू हुआ जब हर्षद मेहता का और एक कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा जंप हुआ था। क्योंकि तभी हम भी सीए का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके हम बाहर निकले थे। दैट इज रियली फैंटास्टिक जर्नी हो गई। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते कि व्हाट एग्जैक्टली एक्साइट यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको क्या एक्साइट कर रहा है? मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइट करता है कि हम निवेशकों का जो पैसा संभालते हैं, उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, उनकी लक्ष्य जो उन्होंने उपलब्धि करनी, उस जर्नी में हम एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बाकी सारे बिजनेस की बातें आ जाती हैं। राइट। अगर एज एन इंडस्ट्री हम अपना पार्ट अच्छा प्ले करेंगे, ट्रांसपेरेंटली प्ले करेंगे, वेल मैनेज करेंगे अपने सारे एसेट्स को, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क रिटर्न्स, डिपेंडिंग अपॉन एसेट क्लासेस, तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। देखिए, जब मैंने इस एएमसी इंडस्ट्री में कदम रखा तो पूरी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की थी, और ये 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे 10 साल पहले इस इंडस्ट्री के तोड़ आंकड़े कुछ 13-14 लाख करोड़ के आसपास आ गए थे। आज जबकि हम बात कर रहे हैं तो 25 साल हुए, लेकिन 1 लाख करोड़ आज करीबन 65 लाख करोड़ क्रॉस कर गए। तो 65 टाइम्स 65 टाइम्स एसेट्स ग्रो किए हैं। तो और मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि शायद ये अभी भी शुरुआत है। सो वो जो आपने कहा एक्साइटमेंट लोगों की वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है, उनके जर्नी का पार्ट है कि हम उसके अंदर कैसे हम अब कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड बाकी हाँ, इसका बिजनेस बिल्डअप हो जाता है तो उसकी भी एक्साइटमेंट है। करेक्ट है। मतलब that is the reason why we have launched this InvestWise भारत पॉडकास्ट के, जहाँ पे लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, मैसेज दे पाए और एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। जी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो फ्यूचर क्या एक्साइट कर रहा है आपको? जैसे कि ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो एक्साइट कर रहा है। तो उसके रिलेटेड एक सवाल, ITI म्यूचुअल फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और प्रोसेसेस क्या फॉलो करते हैं? बिल्कुल। तो एक कोई भी प्रोडक्ट मैनेज करने के पहले, कोई भी स्कीम, तो एक तो ओवर आर्चिंग फिलोसफी है एंड उसके अंदर कुछ रूल्स है जो कॉमन है अक्रॉस, राइट, और कुछ चीजें हैं जो कि हम स्कीम्स के हिसाब से हमको मैनेज करनी पड़ती है एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर एज पर दी पोजिशनिंग ऑफ स्कीम की वो कौन से रिस्क प्रोफाइल में कितनी, किस हिसाब से। तो जो कॉमन चीजें हैं वो तो ये है कि कोई भी सिक्योरिटी लेने के पहले, इक्विटी या डेट, कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है उसके अंदर। सो अगर वो दे पास द फिल्टर तो वो, एंड इट्स वेरी डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि हो सकता है आज स्टॉक नहीं है, कल आ जाए उसके अंदर, एंड देन स्टॉक, जब मैं फिल्टर कह रहा हूँ उसके अंदर ऑटोमेटिकली फ्यूचर आउटलुक एंड उसके वैल्यूएशन के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए हम उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। नाउ टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप, ये इसका मिक्स है, क्योंकि टॉप डाउन में सेक्टोरल एनालिसिस की जाती है कि हमको सेक्टर कैसा अच्छा लग रहा है, अकॉर्डिंगली बॉटम अप सिक्योरिटी ली जाती है। इसमें एक्सेप्शन हो सकती है कि किसी सेक्टर में हमको बहुत तेजी नहीं लग रही, किसी स्टॉक में कुछ उसमें पॉजिटिविटी लग रही है, वो कई एक्सेप्शंस हो जाते हैं, राइट। बट ये सारे प्रोसेस के अंदर अगर मैं सिंपली कहूँ, स्टॉक एनालिसिस जो हम करते हैं
हम लोग थोड़ी से ग्रोथ साइड ओरिएंटेड फंड हाउस है, तो हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हम पोजिशनिंग करना चाहेंगे। ओके। और इसके अंदर इसके बाहर कुछ स्कीम्स, जैसे मैंने कहा कि अगर बैलेंस एडवांटेज फंड है तो हम उसकी पोजिशनिंग मिड रिस्क में करते हैं कि अगर उसमें फिर हम ग्रोथ जरूर देखेंगे लेकिन वैल्यूएशन पे ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे कि अगर हम स्मॉल का मिड कैप देख रहे हैं, देखिए मद्देनजर तो सब रखना पड़ेगा, लेकिन हमको पता है कि वहां वैल्यूएशन थोड़ी महंगी होती है, लेकिन फिर ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। करेक्ट। सो यस, फिल्टरिंग प्रोसेस है, एनालिसिस है, रिसर्च है कंप्लीट हमारे फंड हाउस की, एंड अक्रॉस लार्ज मिड स्मॉल कैप है एज पर द स्कीम प्रोफाइलिंग। करेक्ट है। लेकिन अभी देखा जाए कि रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल न्यूज जो है, हाँ जी, बहुत डिस्टर्ब करता है, मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि ट्रम्प टैरिफ है, बिल्कुल, टैरिफ वॉर है, हाँ जी, बिग टाइम अप्स एंड डाउन हो रहा है मार्केट में जी। तो ये जो वॉलेटाइल टाइम्स है उसको इन्वेस्टर्स कैसे हैंडल करे जी, क्या करना चाहिए? तो पहले आप बताइए, आप हिस्ट्री सुनोगे और फ्यूचर बाद में करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल हर चीज के अंदर एक ना पास्ट के बिना फ्यूचर नहीं बन सकता। करेक्ट। सो देखिए, ये आपने अभी ट्रम्प का, तो मेरे पिछले 25-30 साल के करियर के अंदर मैंने कोई ना कोई खाली नाम बदलते हुए सुने और कुछ राइट। तो आपने अभी ट्रम्प का, थैंक गॉड अब की बार कोई इंडियन नेम नहीं है, नहीं तो वरना कभी हर्षद मेहता, कभी केतन पारेख, कभी लेमन क्राइसिस, कभी कोविड क्राइसिस, कोई ना कोई नाम मार्केट की करेक्शन को हमने दे दिया है उसके अंदर। लेकिन देखिए, 1 मिनट हम लेते हैं इस टैरिफ के ऊपर, ये क्लियर हो जाते हैं कि पिछले 20-30-40 सालों की दुनिया की जो प्रथा थी अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, वो बदलने वाली है। और उसका पहला अगर बजाया अगर आवाज आई है, वो ट्रंप ने अपनी इस पॉलिसी के थ्रू दे दिया है। लेकिन क्या ट्रंप ने इलेक्शंस का टाइम नहीं कहा था मैं लगाऊंगा? कहा थोड़ी सी अटपटी हो रही है कि कभी हाँ कभी ना, सुबह कुछ शाम को कुछ, ये जरूर हो रहा है, उसमें वॉलेटिलिटी आ रही है। और आंकड़ों के हिसाब से जो नंबर्स आए हैं शायद वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है उसके अंदर। तो दुनिया के एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। 100% फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू चेंज बाय दिस। तो पिछले 30-40 सालों में देखिए, ना ही मैं तो 200-300 सालों में बोलूंगा, हरदम एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट रहा है कि अगर कहीं पे बड़ी ग्रोथ होती है, किसी देश में अर्थव्यवस्था की बड़ी ग्रोथ होती है, तो उस बड़ी ग्रोथ के अंदर अल्टीमेटली लोग को जॉब्स मिलती हैं, लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, जनरल खुशहाली बढ़ती है, लोग अमीर होते हैं। और ये सारी चीजों के पीछे एक इफेक्ट होता है जिसके अंदर की आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रनिंग इकोनॉमी, हर तरह से, यानी कि बेसिकली सैलरीज, ओवरहेड्स, सब चीजें बढ़ती हैं। तो जब ये चीजें बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो कैपिटल मार्केट्स है, वो जरूर फिर ऑल्टरनेट खोजा है। ऑल्टरनेट ये होता कि क्या कहीं और जगह से, किसी और राज्य से, किसी और देश से मैं कोई सस्ता सामान बनवा सकता हूँ क्या। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो ये कहती है कि अलग अलग भिन्न देशों में अलग अलग टाइम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यूएसए ने एशिया में काफी आउटसोर्स किया, तो चाहे वो साउथ कोरिया से, चाहे कभी थाईलैंड, कभी वियतनाम, लेकिन सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग स्टोरी जो है वो 2 रहेंगी। शुरुआती दौर में जापान, और बाद में जो उससे भी बड़ा वो चाइना। देखिए, आज से 1980 दशक के हम बात करें, चाइना भी हमारे जैसा ही था। चलो मैं एक स्टेप और पीछे आता हूँ। जब हम स्वतंत्रता मिली हमको ब्रिटिश राज्य से, तो 1950 की बात कर लेते, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब रिपब्लिक बने, तो चाइना एंड इंडिया दोनों की इकोनॉमी अगर देखेंगे तो बराबर थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आज चाइना 18-20 ट्रिलियन पे और हम 4 की तरफ हैं। तो मेजर उसके रूल्स ये रहे कि 1980s में उन्होंने जो रिफॉर्म्स किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन में गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने आउटसोर्सिंग की, उन्होंने यूएसए सबसे बड़ा उसकी मार्केट रही, उन्होंने अल्टीमेटली ग्रो करके दुनिया को आउटसोर्स किया उसके अंदर। और ये बेनिफिट सबको मिला 30-40 सालों में। देखिए, दुनिया के अंदर अगर आपने अर्थव्यवस्था ठीक से मैनेज की तो आपकी इन्फ्लेशन भी कम रही, और इन्फ्लेशन कम मतलब आपकी बचत डायरेक्ट अच्छी। सो आज क्या हो रहा, ट्रंप ने आके कहा कि देखो मैं टैरिफ लगा रहा हूं, क्योंकि उसकी जो भी कन्वर्सेशन है, तो उसमें टैरिफ में मैं आपको अपने इंडियन मिनिस्टर की हमेशा हरदीप पुरी की एक कन्वर्सेशन बताता हूं। उन्होंने कहा चैलेंज, हरदीप पुरी ने आंसर दिया अपॉर्चुनिटी। तो ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो, किसी और देश के लिए अपॉर्चुनिटी चैलेंज के अंदर, लेकिन आपको उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
एंड यू टू अल्टीमेटली अगर कहीं सप्लाई में बेनिफिट है तो वह बनाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से हमारी ये शुरू हो चुका है कुछ साल पहले, क्योंकि जैसे PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के अंदर गवर्नमेंट ने दिए, वो दिए थे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हाँ चैलेंज है, अब इसको हम कैपिटल मार्केट में तब्दील करते हैं। ये तो रूल रहा है, लेकिन कैपिटल मार्केट्स इसी को रिएक्ट कर रहा है। तो इंडियन मार्केट करीबन अगर निफ्टी देखोगे तो अप टू 15% तक गिर गई थी, 15-16%। मिड स्मॉल कैप इंडेक्स 20-25%, अलग अलग इंडेक्स अलग अलग तरीके की तरह। कुछ स्टॉक्स तो पहले मजे की बात यह है कि जब इंडेक्स इतने कम है तो स्टॉक्स 50-60% नीचे कुछ डाउन है, राइट। बड़े बड़े नाम उतने बिग टाइम, हाँ काफी सारे। और मैं आपको तो यहाँ पे अब यही चीज आप तकलीफ करिए, ये हरदम रहेगा नहीं, राइट। ऐसा तो नहीं कि ये एक बार इम्पैक्ट है और मार्केट उसी को रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां ये थोड़ा बातें सेटल हो जाएगी, और देखिए आज हम बात कर रहे हैं 2-3 दिन पुरानी बात है कि ट्रंप ने इंडिया को और कई देशों को 90 दिन का राहत दिए कि 90 दिन तक कन्वर्सेशन करते हैं और बैठ के बात करते हैं। थैंक गॉड ये बात हो रही है, एक सिविल कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो बैठ के बात करेंगे तो हो सकता है कि कई चीजें सॉल्व हो। और वो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को कुछ पॉजिटिव ही आउटकम मिलेगा। हमारे यहाँ पे मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, कैपिटल का कोई अभाव नहीं है, जोश एस्पिरेशन का अभाव नहीं है। ये हिंदुस्तान बदल चुका है। ये हिंदुस्तान हमारे टाइम का नहीं है कि हम रोटी कपड़ा मकान में श्योर नहीं हूँ क्योंकि डैडी ने कहा था रिटायर होने के बाद मकान बन जाएगा, लेकिन आज का हिंदुस्तान क्या कर रहा है, भैया मकान पहले बनाते हैं, बाद में रोटी कपड़ा तो बना ही हुआ है हमारे पास। तो एस्पिरेशन चेंज हो गई है इसके अंदर। तो वो एस्पिरेशन के अंदर आज हम वो कंपटीशन, अच्छी प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना के अगर हम सप्लाई दे पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी उपलब्धि है ये कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचो कि 1980 दशक 70 दशक में हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियां बिकती थी। अरे बिकती तो क्या थी, 2 ही तो गाड़ियां बनती थी ब्रांड के हिसाब से। आज हिंदुस्तान में हर दुनिया की हर गाड़ी बनती है, असेंबल होती है और बिकती है। और इतना नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहाँ 2 व्हीलर की शॉर्टेज होती थी, 5-5, 7-7 साल वेटिंग थी, कहाँ आज वॉक इन करो 2 व्हीलर की सप्लाई आपके हाथ में। उतना नहीं, हम वर्ल्ड दुनिया की जो टॉप 3-4 2 व्हीलर कंपनी, उसमें से हमारी 3 कंपनियां हैं, बल्कि नहीं 3 नहीं, चौथी भी ले लीजिए क्योंकि एनफील्ड भी उसमें आ गया आपका उसके अंदर, राइट। सो ये चीजें बदलेगी अगर हमारे अंदर हिम्मत और थोड़ा जोश रहेगा। अब कैपिटल मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है। अब इसी कैपिटल मार्केट को देखते 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सबसे बड़ा प्रश्न कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में क्या था कि मार्केट महंगी है। अब करेक्शन के बाद थोड़ी तो सस्ती हुई। अब लोगों को आप 6-8 महीने पहले कहते कि देखो मार्केट महंगी है, पैसा मत लगाओ, तो कहते परेश भाई आपको समझ नहीं है, आपके थ्रू नहीं लगाऊंगा, किसी और के थ्रू लगाता हूं, राइट। आज आप जाके समझाओगे सस्ती हो गई है। हाँ, मेरे को नहीं पता ये बॉटम हुआ कि नहीं, ये मैं भी नहीं कहता, मैं नहीं कहना चाहता हूं। और अगर बाय द वे आपको श्रोताओं कह दो, कोई आपको कहे कि मार्केट मेरे को पता बॉटम हो गया है या टॉप हो गया है, तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो भगवान है या वो झूठा है, या और कोई हो नहीं सकता, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्शन जो हुआ है उसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको पहले से कम वैल्यू में स्टॉक्स मिल रहे हैं और डिसिप्लिन चेंज नहीं होना चाहिए। निवेश टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक दोनों होने चाहिए। अगर आप SIPs कर रहे हो, निवेश करते रहिए, और वही तो मजा है ना कि नीचे में एवरेज होगा आपका, तभी तो आगे के पैसे ज्यादा बनेगा, राइट। हमने पिछली 2 साल 1.5 साल की मार्केट में तो ऊपर में एवरेज किया। अगर आपका नीचे एवरेज नहीं होगा तो एवरेज आपके फेवर में नहीं आएगा। तो इसलिए संयम और अनुशासन, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं किसी को डर लगे तो मेरे ख्याल से उसको अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात करनी चाहिए, राइट। सो आपने मतलब बहुत ही लास्ट में 2 शब्दों में बयां कर दिया कि हाउ टू रिएक्ट टू द करंट वॉलेटाइल टाइम्स, कि भाई उसको पेशेंस रहने दो और डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए। जहाँ पे भी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे होते हैं अभी निकल जाते हैं, बाद में एंटर करेंगे। हाँ जी। तो ये सब चीजें हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए मार्केट नॉइज को। और मैं खाली एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपने एक चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, आपने आउटसोर्स क्या किया है, आपने भी आउटसोर्स किया है कि मेरा समय मेरे नौकरी में है, मैं बिजनेस करता हूं, आपने आउटसोर्स कर दिया कि मेरा पैसा आप संभालो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, अच्छे स्टॉक्स लो, टाइम टू टाइम साइकिल्स प्ले आउट करो, और मेरे वो स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। ये समझ, ये आपको कॉन्शियस रहना है। मार्केट
कि उतार चढ़ाव मार्केट का एक पार्ट है उसके अंदर। हमको अच्छे, जब मार्केट ऊपर भी थी उसमें भी डिसिप्लिन नहीं लाना चाहिए, तो नीचे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन डर के जैसे आपने को स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये वॉलेटिलिटी जो है उसके साथ हर एक इन्वेस्टर ने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए, फैमिली के लिए और अपने लिए, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान करनी चाहिए? भाई रूल्स बड़े सिंपल है, और होता क्या है कि लोगों को इतनी एक्साइटमेंट चाहिए कि कई बार रूल्स भूल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हर इंसान की एक रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहीं तो वो इनकम से पूरी होती है, राइट। और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे हैं जो कि समय के हिसाब से जरूरत पड़ती है, कि चलो घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बच्चों की एजुकेशन है। हिंदुस्तान की सोसाइटी के अंदर बच्चों की शादी एक बड़ा लक्ष्य होता है। वो यहाँ अपने इंडियन कल्चर में ऐसा है, जब तक बच्चे का एजुकेशन और बच्चे की नौकरी और शादी न हो जाए तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बिल्कुल। तो ये चीजें, इन चीजों के लिए आपकी जो इनकम है वहां से आपको बचत करनी है। अब ये बचत कहीं ना कहीं तो निवेश करना है, तो चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स बहुत जरूरी है, और इसके अंदर म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट और बहुत ही सटीक बैठता है। तो उसके अंदर तो नेचुरली गोल्स के हिसाब से हम इस इंडस्ट्री में प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप, और इसको सिंपल से वे में हम बोले तो कोई लमसम कह देता है, साथ में हम SIP भी कर लेते हैं। लेकिन तो SIP एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी कुछ, और खास करके जिन लोगों की इनकम रेगुलर पीरियडिसिटी में आती है, कि किसी को सैलरी हर महीने का उसको मासिक वेतन मिलेगा, कोई बिजनेस में है तो उसकी हर इनकम मंथली क्वार्टरली आती है, उस हिसाब से आप उसको निवेश कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी ने इतना ही अच्छा इजी काम कर दिया कि आप एक बार मैंडेट दे दो कि मेरे को 10,000 रुपए की SIP करनी है 20 सालों के लिए, तो आपके लोड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अगले हर जो आपने डेट दी उस डेट को आपके डेबिट होकर अकाउंट से पैसा निकल कर निवेश हो जाएगा। तो एक बार आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने किस पर्पस के लिए और निवेश करना है। तो ये अब ये कहना तो बहुत आसान हो गया कि चलो 10,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट करना है, एक साल का 1,20,000, अगर मैंने 20 साल किया तो हमको 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और उसमें डिपेंडिंग ऑन रिटर्न्स आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरी इतना मेरा कॉर्पस बन जाएगा, इतना मेरी सेविंग बढ़ जाएगी इतने सालों में। तो 12% के हिसाब से अगर गिनती करें CA या चक्रवृद्धि ब्याज से जी, अराउंड 95 लाख 1 करोड़ के आसपास बन सकता है। वाह। तो अब ये जो मैंने आपको बात बोली, देखिए ये स्ट्रेट लाइन थिंकिंग है कि मेरे को आज हम नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे आज मैंने सोचा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा 10,000 की SIP, और 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है। लेकिन ये 20 साल की जर्नी के अंदर उतार चढ़ाव, इस समय अपने पहिया घूमेगा, कभी बहुत अच्छा टाइम आएगा, कभी कुछ चैलेंजिंग टाइम आएगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारी नौकरी बरकरार रह सकती है, हमारी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबल इकोनॉमीज, इंडियन इकोनॉमी, कोई सेक्टर, कोई स्टॉक, तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड कैसे ठीक रहता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये सब परखने की कोशिश करता है, और फ्यूचरिस्टिक परखता है। वो भूतकाल पक्षपात में अगर रह गए ना कि कल ऐसा हुआ था इसलिए फ्यूचर ऐसे होगा, तो पैसा मैनेज नहीं हो सकता। और मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर, राइट, और इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है, कुछ साइंस है। साइंस पास्ट मार्केट्स के ऊपर बनी हुई है, एनालिटिक्स करते हैं, और आर्ट थोड़ा आपको उसी बेसिस में आपको एक्सपीरियंस को यूज करना है। तो आप अपनी जर्नी में सिर्फ आपको डिसाइड ये करना है कि मेरे को कैसे निवेश करना है, किस डिसिप्लिन में जाना है, एंड उसके अंदर हमको पेशेंस रखनी है। ये मार्केट्स आपको चैलेंज किसने कहा नहीं देगी, और उसी के अंदर आपको हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी हो। तो हम हरदम कहेंगे कि लक्ष्य से दूर नहीं रहो। तो अर्जुन जिस तरह से एक अपने लक्ष्य के ऊपर आंख रखी हुई थी, उसको पक्षी नहीं दिख रहा था, उसकी आंख देख रही थी, तो आपको अभी एंड रिजल्ट के ऊपर अपनी नजर रखनी है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स आगे पीछे सब अचीव हो जाते हैं, एंड नेचुरली डाइवर्सिफाइड एसेट्स हैं ये। कोई ऐसा नहीं कि एक दो कुछ कम सिक्योरिटीज में है। आप खुद 1 लाख रुपए लगाना चाहें तो कोई स्टॉक के दाम 1,000 रुपए का है, तो आप कितने खरीद लेंगे उसके अंदर। लेकिन वही 1 लाख के पीछे फंड मैनेजर आपका 20 से 40 50 स्टॉक्स डाइवर्सिफाई कर देता है। उसके अंदर आप उतने स्टॉक्स के भागीदार बन जाते हो,
उस स्टॉक्स उतने स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली आपकी रिस्क बदल जाती है इसके अंदर। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा, सरल है, रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन एक्साइटमेंट भी उसी की है। तो इन्वेस्टर्स को अपना टाइम होरिजन के साथ आना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके आने चाहिए और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, कि कॉन्शियस होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स कई बार चैलेंज होंगे। उस टाइम बैठ के अपने एडवाइजर के साथ बैठो, खुद परखो और उसका अगर लाभ उठा सको उस क्राइसिस का, तो अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। अगर कहीं मन हो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, तो कम से कम जो है उसको संभाल कर रखो। जी। तो ऐसी चैलेंजेस तो अपने फैमिली लाइफ में भी आती हैं, बहुत बार आती है फैमिली में, कि और उसी हिसाब से हम एडजस्ट भी करते हैं। जी, तो उसी तरह से अपने को भी यहाँ एडजस्ट करना है, बिल्कुल रिव्यू कर लेने का है। यस। और आपने जैसे सही बताया कि डाइवर्सिफिकेशन तो फंड मैनेजर ऑलरेडी कर रहे हैं जी। अपने को तो सिर्फ असेट एलोकेशन का ध्यान रखना जी, है। जी। तो उस तरह से म्यूचुअल फंड काफी हद तक इन्वेस्टर को मदद करेगा, उसके जो भी उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं या तो गोल रखे हैं उसको हासिल करने के लिए। ओके, तो अभी हम बात करते हैं आज के जनरेशन के यंग जनरेशन जो कॉलेज से बाहर आते हैं, अपना करियर शुरुआत करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत करते हैं। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ लो फाइनेंशियल लिटरेसी, या तो कहेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स या चीटिंग या तो मिस सेलिंग के शिकार हो जाते हैं। तो जो बिगिन करते हैं अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट जर्नी, उन्होंने क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? सुरेश भाई, मैं कहूँगा कि जब हम भी पढ़ के बाहर आ रहे थे ना, तो हम भी कभी यंग जनरेशन थे। हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ। हाँ, वो दिल से तो है। हाँ। तो गलतियां तो देखिए, जो 1990 20 साल पहले जो थी वो अभी भी रही होंगी, सिर्फ उसका रुख बदल गया है। और सबसे बड़ा जो रुख बदला वो ये है कि हमारे समय में हम सुबह का न्यूज़पेपर, मैं क्लियर कर दूं, जो शायद अफोर्ड ना कर सकते हैं, तो वो न्यूज़पेपर या ऑफिस जाके जो न्यूज़पेपर आता था मिल बांट के पढ़ा करते थे। तो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एक दिन लेट आती थी। इस इंडस्ट्री में मैं कई सीईओस और सीआईओस और फंड मैनेजर को जानता हूं जो 1990 दशक के पढ़े हुए हैं, आज से 20 साल पहले जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो वो ये भी मेरे को उन्होंने कहा कि हम तो गांव में रहते थे, वहां पढ़ाई करते थे, 2 दिन के बाद में न्यूज़पेपर आता था। सही बात है। तो ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे टाइम में ना गूगल था ना क्रोम था, राइट, कि हम जाके कुछ आपने कहा हमने गूगल कर लिया और हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। हमको तो जो पढ़ते थे, जो सुनते थे, वो याद रखना पड़ता था और अपनी मेमोरी के हिसाब से हम काम किया करते थे। आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन इंफॉर्मेशन को टूल कैसे यूज करना, स्किल उसको कैसे, मतलब आपकी कैसे यूटिलाइज करना है, उसको अच्छी तरीके से, ये भी एक चैलेंज हो गया है, राइट। क्योंकि पहले थोड़ा परख के भी हमको सिखाया जाता था। अब तो लोग सोचते हैं कि मैंने पढ़ लिया तो मेरे को पता चल गया उसके अंदर। तो नो डिबेट्स, नो कन्वर्सेशंस, तो परखना आपके ऊपर रह गया है। और उस परखने के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है, वो आपका पक्षपात, यानी कि आपका बायस आ जाता है कि मेरे को पता है। और कुछ इसमें से चीजें जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं वो भी ला सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन अच्छी है कि खराब है, मैं ऐसा खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन वो नॉइज को कल कैसे करना है, उसमें से कौन सी सही है कौन सी फेक न्यूज है, समझ में वो अब नई चीज आ गई, हमको तो पता भी नहीं चलता है उसके अंदर, राइट। सो यहाँ पे और बच्चे भी पहले से ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है और पहले से ज्यादा पढ़ी लिखी है, और हम कुछ चीजों में हमसे भी ज्यादा आ गया, जो कि स्पेशली डिजिटल पार्ट। सो ये कन्वीनियंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मनी मेकिंग टूल बन गया है, राइट। जब मेरे बच्चे भी जब एक एज पे आए तो मैंने देखा टेक्नोलॉजी में तो वो काफी अच्छे हैं, तो मैंने भी कुछ उनको निवेश, कुछ पैसा दिया, कोई कॉर्पोरेट दिया कि जाओ मार्केट से सीखो। लेकिन मैं क्लियर था कि चाहे इनका पैसा जीरो भी हो जाए, ये वो पैसा है जो उनको कुछ सीख दे के जाएगा। कुछ चीजें तो मार्केट, लेकिन कॉस्टिंग फॉर लर्निंग, वेरी गुड वर्ड, राइट। सो लेकिन जो बेस रूल्स है मार्केट के, कोई चेंज नहीं हुए। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस कंपलसरी है उसके अंदर आज भी करना। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपके अर्निंग पर शेयर, वैल्यूएशंस, कंपनी की ग्रोथ, सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना है, राइट,
हाँ मैं समझता हूँ, नई कंपनी आती है, आपको उसको एनालिसिस करना है। आपको हो सकता है कि कई बार आप सोच सकते हो कि हम एक इंफॉर्मेशन के ऊपर हम निवेश कर रहे हैं, और मैं अगर आपको प्रश्न करूं कि आपको पता फैक्ट्री है कि नहीं, तो आपको शायद ये भी ना पता हो उस फैक्ट्री के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, शायद आपको ये ना पता हो। लेकिन मेरे को इन्वेस्ट करना क्यों? क्योंकि किसी फोरम में, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाके मैंने पढ़ा और मेरे को लगा सही है। मतलब टिप के ऊपर नहीं जाना जो आज की तारीख में। जी, तो देखिए आपने टिप्स की बात की, अब तो टिप्स के भी फॉर्मेट बदल गए हैं, क्योंकि सामने पहले हमारे टाइम में तो कम से कम कन्वर्सेशन हम करते थे, कोई कहता था ये स्टॉक ले लो, हम भी 2 प्रश्न पूछते थे, कभी बात तो होती थी। अब तो सारी जो टिप्स जो कहते हैं वो तो ऑनलाइन, कहीं फोरम, कहीं प्लेटफॉर्म, सामने से कौन टिप दे रहा है उसको आइडिया है कि नहीं, वो भी किसी टिप के ऊपर टिप दे रहा है। तो आज रिसेंटली मेरे को तो एक अजीबोगरीब एक प्रश्न, मेरे को बात पता चली कि आज कि मेजर लोग मार्केट के अंदर जो बोलते कहते थे कि ये स्टॉक ले लो, या ये राइट, कोई ऐसे कन्वर्सेशन करते थे जिसके ऊपर की सेबी की इतनी बड़ी अब क्लैम्प डाउन हुआ है और सही मायने में हुआ है, उनको भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो किसी और प्लेटफॉर्म से टिप्स उठा रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे, किसी और को सुन के आगे कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो आपने नए जमाने की बात की, पढ़े लिखे बच्चे यंगस्टर की बात की, तो मैं बता देता हूँ कि उसमें एक दिक्कत हो गई है। हमारे समय में ना, हमारे समय और आज के समय में एक चेंज ये हो गई कि आज के समय में वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया बच्चों में, राइट। तो वो जब कुछ कहेंगे वो बहुत ही फंडामेंटल लगेगा कि ये बहुत अच्छी बात कर रहा है तो यही सही है। मतलब उनका कहने का, बताने का तरीका एकदम जबरदस्त हो गया है जी, कि सामने वाले को कन्विंस हो जाए कि ये ऐसा है। हाँ जी, और ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इंटेंट गलत ना हो, लेकिन उसके पीछे वो सही है या गलत, और गलतियां पता कहाँ होती है। मेरी 30 साल की एक्सपीरियंस मार्केट में, गलतियां होती हैं जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब मार्केट बढ़ रही होती है, तब ज्यादा बड़ी गलती होती है उसके अंदर, क्योंकि आपको किस लेवल पे आप पैसा लगा रहे हो। और नेचुरली जब ऊपर मार्केट बढ़ रही है तो वैल्यूएशन भी ऊपर है। और अब उल्टा भी इसको कर लीजिए, अगर मार्केट करेक्शन में है, लोग कहते हैं ना करेक्शन में है पैसा नहीं लगाना है, अगर करेक्शन में है तो आपका सिर्फ यही एक प्रश्न रह सकता है कि क्या और करेक्ट हो सकती है। लेकिन 1%, कुछ परसेंटेज करेक्शन तो हो चुका है, अगर आप उसमें निवेश करो तो मेरे हिसाब से, मेरी उम्मीद है, राइट, आई होप आई एम नॉट फुल्ली रॉन्ग इन दिस, मेरी उम्मीद ये है कि आपकी अगर गलती भी हुई तो भी नीचे लेवल में हो रही है। लेकिन अगर आपने ऐसी गलती की कि आपने छोटा बास्केट बनाया कि 2 स्टॉक, 1 स्टॉक सुन के किसी एक 2, 4, 5 स्टॉक में पैसा लगा दिया, तो आपकी रिस्क भी बढ़ गई उसके अंदर, राइट। तो नई जनरेशन, मैं ये कहना चाहूंगा, कभी हम भी नई जनरेशन थे उसके अंदर, राइट। अगर हमसे 1-2 चीजें एडवाइस कोई मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, उसमें डाइवर्सिफाइड रहो। अल्टीमेटली मार्केट का रूल कभी भी चेंज ना हुआ है ना होगा। वो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप सेंसेक्स के हिसाब से देखो तो 15% का आपसे रिटर्न बनी है। तो जब मैं 15 कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 15 आगे फिक्स हो गया, लेकिन मैं आपको पास्ट बता रहा हूँ, पिछले 40 सालों 45 साल का मार्केट का। सो स्टॉक्स वेल्थ क्रिएशन जो है इक्विटी मार्केट में, डाइवर्सिफाई रहते हुए, रिस्क को डाइवर्सिफाई रखते हुए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले का चक्र रिटर्न्स, यानी कि कंपाउंडिंग रिटर्न्स जो है वो सीखो अल्टीमेटली, राइट। आपकी बात जहां शुरू की मैं वहीं पर खत्म कर रहा हूं कि क्विक रिटर्न्स, राइट। क्विक रिटर्न का मतलब गैम्बलिंग है उसके अंदर। अगर आपके अंदर वो कोई स्टिक है, अगर अंदर नेचर है, तो भी आप परसेंटेज लॉक कर दो कि मैं अपना लाइफ की इतने प्रतिशत के ऊपर रिस्क नहीं लूंगा, बाकी सारा वेल्थ मत डिस्ट्रॉय करो कि आप कल के लिए बचो ही नहीं। देखिए सेबी के एनालिसिस दे रहा हूं मैं आपको। सेबी का एनालिसिस ये कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि आपने टच पॉइंट किया तो मैं बता रहा हूं, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट के अंदर करीबन 90%, अगर मेरे ठीक याद है, 90% ट्रांजेक्शन यानी कि इन्वेस्टर्स लॉस किए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर इन्वेस्टर ये सोचता कि वो 10% में, तो 90 में कौन है? वो एकदम टू बी प्रिसाइज, सेबी ने वो जो रिपोर्ट आता है उसमें कहते हैं 100 में से 93 लोग ने नुकसान किया हुआ है। और उसका एवरेज जो लॉस है वो 2 से 3 लाख के आसपास का है जी। सो मतलब ये गेटिंग रिच क्विकली, ये जो क्या बोलते हैं मानसिकता बन जाती है जी, जिसकी वजह से लोग F&O में जाते हैं। तो
अपने को तो बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है कि क्या करना है, कि जनरेट करनी है जी, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने एक्चुअली जो यंग जनरेशन है और जो बिगिनर्स हैं उन्होंने क्या ध्यान रखना है कि भाई अपने असेट अलोकेशन या तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना जरूरी है। जी सही सही। जैसे कि कहते हैं कि भाई अगर 50 स्टोरी टावर बनाना है तो उसके लिए फाउंडेशन के लिए भी टाइम चाहिए, अदरवाइज अगर उसका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो टावर खड़ा कैसे रहेगा। जी। उसी तरह से अपनी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, तो अपने को वो फाउंडेशन डालना जरूरी, पेशेंस रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया जी। सो जैसे हम यंग जनरेशन्स की बात कर रहे हैं तो यंग जनरेशन में ये भी एक टेम्पटेशन होता है कि अभी तो बहुत समय बाकी है, थोड़ा मजा कर लेते हैं, है ना, एक बाइक खरीद लेते हैं और बाकी सब चीज़ें करते हैं जो भी उनको एंजॉय करना है। तो लेकिन उनके लिए एक भी वो भी एक ज़रूरी है कि व्हाई शुड दे स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी एट द अर्ली एज में। क्यों करनी चाहिए उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट की? मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अर्ली, जो बोले जैसे अंग्रेजी कहावत है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो वो अगर लाइफ की निवेश की जगत में लूं तो जो जल्दी निवेश करना करेगा और निवेश जगत की बातें सीख जाएगा, गुड हैबिट्स, डिसिप्लिन हैबिट्स इन्वेस्टमेंट की सीख जाएगा, उसको लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कम हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा। देखिए कोई लाइफ में गारंटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है और पुरानी एक्सपीरियंसेस को जो हम लग रहा है सामने कन्वर्ट कर सकते हैं अंदर। सो आपने कहा कि यंग जनरेशन खर्चा करती है, मैं बोलता हूँ थोड़ा खर्चा करने दीजिएगा वरना अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, हमारी फैक्टरिंग कैसे चलेगी। मगर सही आंसर जनरेशन वाली बात नहीं है, संतुलन में है कि आप बैलेंस बना के रखो। करेक्ट। सो होता क्या है ना कि आपका क्वेश्चन में पूरा रिवर्स कर रहा हूं, खर्चा करिए लेकिन निवेश जगत में इतने लेट मत हो जाइए कि आपके पैसे को बढ़ने की, उसकी बढ़त को जितने समय चाहिए वो समय का उतना मिले ही नहीं उसके अंदर। सो इट इज बेटर टू बी अर्ली देन लेट इन दिस केस, एंड एक बैलेंस बना के रखो उसके अंदर। और बाय द वे मैं बहुत बच्चों को देखता हूं जिसको कहते हैं कि शायद मैं 18-20 साल में क्यों, हम जल्दी क्यों नहीं सीखे उसके अंदर। लाइफ के बेसिक रूल्स देखिए, जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं ना, 7-8 साल 10 साल के होते हो, आप दोस्त यार से बात करते हो, मदर फादर को देखते हो, रिश्तेदारों को देखते हो, बुजुर्गों को देखते हो, आसपास के वर्ल्ड देखते हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, जब निवेश जगत की किताबें पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपके नेचर ढलने लग जाता है। राइट। तो अगर आज वो सिस्टम को एक एडवाइस दे पाऊं तो मैं कहूंगा कि ऐसा क्यों कि कॉलेज सीए में भी, ये हमारे टाइम तो एकदम वाजिब था, हमको पढ़ाया नहीं जाता था इस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आज देखिए आप इन्वेस्टर अवेयरनेस कर रहे हो तो कोई मेरी यंग एज में इन्वेस्टर अवेयरनेस करा था आपकी तरह, तो देखिए कुछ ना कुछ मेरी नेचर में ढल जाता उसके अंदर। जब मेरे मदर ने कहा कि बेटा मेहनत करना, मेरे जहन में ढल गया। राइट। जब मेरे टीचर ने कुछ सिखाया तो वो मेरे अंदर बस गया और आज भी मैं फॉलो करता हूं। तो मेरी सिस्टम को कहीं पर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यंग जनरेशन अपने आप पे जो मिस्टेक्स करें उससे बेटर यह है कि कुछ हम पढ़ाई के अंदर अपनी करिकुलम में, अगर तो चाहे जैसे अकाउंट्स के अंदर हम कुछ चैप्टर्स बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डाल दें, गुड इन हैबिट्स के ऊपर डाल सके अगर हम उसके अंदर, ताकि उसकी लाइफ के अंदर ये आ सके। ऐसा क्यों कि मार्केट से सीखना है, ऐसा क्यों नहीं कि हम स्कूल कॉलेज में भी कुछ सीख पाए उसके अंदर। सही बात है। सो जो आपने कहा उसकी समरी यही है कि अर्ली इज बेटर इन दिस केस, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट निवेश में। राइट। सो आज का एक नया वर्ड है, और ये वर्ड बड़ा मेरे को मतलब बड़ा पैराडॉक्सिकल है। राइट। वो है
फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर अर्ली मेरे को रिटायर करना है। हाँ, बहुत सारे आज के बच्चे तो ये सोचते हैं कि 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहते हैं, तो या तो आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो जरूर फॉलो करिए, लेकिन फिर अर्ली इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्वेस्टमेंट करो 40 में और रिटायर होना चाहते हो 30-35 में। तो हाँ, मेरे को पता आजकल चीजें थोड़ी बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ चेंज कर दिया, बट देखिए अल्टीमेटली इतना होने के बाद भी $4 ट्रिलियन हमने इकोनॉमी खड़ी कर दी, उस होने के बाद भी 75 साल के ऊपर हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद भी हिंदुस्तान में आज 200 बिलियनर है, एंड पिछले 5-7 सालों में उसमें से 150 बने उसके अंदर। सो इसलिए याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना आपकी प्रोबेबिलिटी क्या उसके अंदर मिलियनर्स बहुत होंगे, ऐसा बात नहीं मैं कहूंगा, लेकिन आप 140-50 करोड़ के अंदर, राइट, अगर तो लक्ष्मी माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो भी मैं कहूंगा कि ये रिस्क मत लीजिए लेट के लिए, बेटर रहेगा अर्ली के लिए उसके अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में मेरे को ये सिखाया गया है कि किस्मत कुछ नहीं है, वो लिखी हुई भी है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे आपने वाजिब पॉइंट उठाया, अर्ली क्यों नहीं, राइट, उसके अंदर अर्ली इसलिए नहीं कि आप रिस्क कम कर रहे हो लाइफ की। सही बात है। तो एक्चुअली जल्दी शुरुआत करने से जो बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो वर्क करता है लंबे समय के लिए। और आपको अगर फ्रीडम हासिल करनी है तो जल्दी लाइफ में, मतलब पहले का ऐसा जमाना था कि लोग 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सोचते थे। आज सब लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं 40 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, 50 साल की उम्र में करना चाहता हूँ। तो उनको ये इन्वेस्टमेंट जर्नी अर्ली एज में चालू करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट भी कहते थे, जो इन्वेस्टर है मोस्ट पॉपुलर और रिस्पेक्टेड, कि उन्होंने जो एज में शुरू किया तो भी रिग्रेट कर रहे थे कि मैंने 11 साल की उम्र में मैं लेट हूँ 11 साल में। जी सही बात है, बिल्कुल। तो जैसे हम लोग ने बात की कि यंग जनरेशन आते हैं, एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के साथ शुरू करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये बजट में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस किए इंडिविजुअल इनकम टैक्स के अंदर। जैसे कि उन्होंने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी, 12 लाख तक कर दी है। तो इसकी वजह से ये जो चेंजेस किया, उसकी वजह से कौन से सेक्टर को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जनरल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए नेचुरली एक ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो थोड़ा सा पहले परख लेते हैं। हमारी बेसिक स्कीम लेवल्स ऑफ एग्जाम्पशन थे, वो अब 12 लाख कर दिए गए। तो पहली बात ये ना, उम्मीद से ज्यादा किया, क्योंकि जब सोचते थे लोग रिकमेंडेशन करते थे, कोई 9 लाख, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, 12 लाख। तो थैंक यू फाइनेंस मिनिस्टर, थैंक यू फॉर दिस। अब ये इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? ज्यादा पैसा जो कि एग्जम्पशन जहां मिल रहा है। तो अगर हम एवरेज भी ले लें कि अगर पहले ये 15-20% टैक्स स्लैब में था और ये 4-5 लाख की हमको एग्जम्पशन मिल गई है, तो करीबन एवरेज में, क्योंकि किसी की 8 लाख सैलरी इनकम होगी, किसी की 12 होगी, अगर मैं एवरेज ले लूं तो ऊपर तक जितनी भी हाई लेवल में सबको बेनिफिट है। तो एवरेज भी ले लें कि 50,000 से 1 लाख के बीच में किसी को बेनिफिट है, मेरे ख्याल से 50-60-70,000 का बेनिफिट है। सो 12 लाख का अगर इनकम पकड़ते हैं तो अराउंड 90,000 के आसपास का टैक्स सेविंग हो जाता है। सो वो 1 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने बोला कि मेरे को टैक्स सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 1 लाख करोड़ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले 2-3 चीजों में जाएगा। एक, कंजम्पशन पे, क्योंकि मेरे हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, तो मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई लाइफ हर तरह से मैं खर्चा करूंगा। अगर किसी की नीड है बेसिक, वो अपनी नीड पूरी करेगा। किसी को एस्पिरेशन है कि जैसे कोई 2 व्हीलर लेना चाहता है, कोई घूमने जाना चाहता है, वो उसको पूरी कर सकता है, उसके हाथ में कल से ज्यादा पैसा है। तो इसके अंदर कंजम्पशन थीम जो है, मैं सेक्टर नहीं कहूंगा, कंजम्पशन थीम के अंदर एक बेनिफिट है, क्योंकि कंजम्पशन थीम अब ना बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गई है। उसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल कंपनियां भी आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी आ जाएंगी, उसमें
टेक्सटाइल जैसे कपड़ों की वो आ जाएगी, आपकी डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड, एफएमसीजी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान आ जाएंगे आपके। अगर आप थोड़ा घूमना जाना चाहते हो तो एविएशन, अगर आप प्लेन, कल आप सोचो मैं प्लेन अफोर्ड कर सकता हूँ, प्लेन में जाओगे तो वो भी इसके कंजम्पशन के अंदर है। होटल्स में जाकर रुकोगे तो वो भी कंजम्पशन के अंदर है इसके अंदर। अगर कोई सोचे कि मेरे को घर खरीदना है, थोड़ा हाथ में जा रहा पैसा है, तो वहां वो भी कंजम्पशन का पार्ट है। इतना ही नहीं, अनदर सेक्टर विच में बेनिफिट फ्रॉम दिस इज द फाइनेंशियल सेक्टर। क्योंकि देखिए मेरे हाथ में ज्यादा पैसा है तो मैं दो ही चीज करूंगा, या सेविंग करूंगा या एक्सपेंडिचर करूं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का एक मिक्स होगा, एक चीज सिर्फ नहीं होगी। इंडिविजुअल हो सकता है कि हो सकता है कोई कहे मेरे पूरी सेविंग कर लूं, लेकिन जनरली इकोनॉमी के लिए 1 लाख की बात करें उसके मिक्स होगा। सो अगर ये जो बचत है वो बैंक में जाएगी, बैंक में जाएगी तो प्रोडक्टिव नेशनल यानी कि इंडस्ट्री में जाएगी, इकोनॉमी में जाएगी, लोन लेंडिंग में जाएगी, या जो बचत है वो ये भी करा सकता है कि देखिए कुछ म्यूचुअल फंड में निवेश किया, कुछ इंश्योरेंस हमने लिया, वो भी निवेश, वो भी एक निवेश का जगत है। तो जहां जहां पैसा लगेगा, चाहे कंजम्पशन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उसके अंदर वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में वो इकोनॉमी में वेलोसिटी लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा। एंड कुछ ऐसा भी होगा कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, लोन लिया हुआ है, तंगी है, तो देखिए उसको कितनी मदद मिल जाएगी, उसकी तंगी कम हो जाएगी तो लोन भी उतार सकता है। अगर वो लोन उतारेगा तो फिर फाइनेंशियल बुक्स अच्छी होंगी। तो हर तरह से मेरे हिसाब से जो अगले कुछ आने वाले समय में है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सो मैं सराहना करना चाहूंगा फाइनेंस मिनिस्टर की, इस गवर्नमेंट की, कि ये छूट इतनी, उन्होंने फिर छोटे स्टेप भी ले सकते, तो उन्होंने कहा एक बार ले लो उसके अंदर, राइट। सो बहुत पॉजिटिविटी लाएगा इकोनॉमी में ये चीज, और कंजम्पशन और फाइनेंशियल सेगमेंट मेजर बेनिफिट होगा। जबकि मैं और भी थोड़े सेक्टर्स हैं, लेकिन मैं उसको अभी साइड में रख रहा हूँ कि उसमें मे बी इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। सही बात है। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहा है, किसी भी एक साल का नहीं है। आने वाले सालों में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। हाँ जी। लेकिन और एक बात है, जो बजट में कुछ नए सेक्टर ओपन अप हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि न्यूक्लियर पावर, एनर्जी सेक्टर। ये देखिए समय समय होता रहता है, गवर्नमेंट कहीं कहीं फोकस करते रहते हैं। मैं उदाहरण देखिए, जो एक लॉन्ग टर्म मैंने गवर्नमेंट का देखा है पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, वो रहा है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं बहुत फोकस किया। ये मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, राइट। और ये फोकस इसलिए भी रहा है कि बड़ा देश है, मतलब आपको रोड बनाना तो 1000 किलोमीटर रोड बन रहे हैं। अब देखिए कुछ सालों से आपकी रेलवे के ऊपर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन दोनों किया गया है। सो एक्सपेंशन तो एक नीड है हमको, राइट, लेकिन मॉडर्नाइजेशन स्पीड है हमारे लिए। यस। ये कहा जाता है कि जो डीएफसी, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो इंडिया की एवरेज फ्रेट मूवमेंट, मालगाड़ी जो हम कहते हैं कि मूवमेंट 10-15 किलोमीटर पर आवर की शायद इतनी भी नहीं रही होगी, इतनी थी, तो इनकी ऑब्जेक्टिव है कि हम 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर ले जाएं, राइट। सो अगर डीएफसी के अंदर लुधियाना से सामान निकले और कहीं पे पोर्ट में गुजरात में जाना है, तो ऐसा भी सकता है एक दिन में सामान पहुंच जाए, जो हम कई दिन लगते थे। सेम वे रोड, मेरे को कितना पता कि आज से 20 साल पहले अगर आपको 1500-2000 किलोमीटर सामान लेके जाना है, जैसे कि बम्बे दिल्ली, बम्बे कलकत्ता, राइट, तो वहां पे टाइम लगता था 10 दिन 12 दिन, अब 2 दिन 3 दिन। तो बेटर रोड्स, मोर नेटवर्क, रेलवेज, आपके एयरपोर्ट्स, आज तो हमारे एयरपोर्ट्स देखिए कितने बढ़ गए उसके अंदर। अब इट इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ लार्ज सिटीज, इट इज। तो देखिए गवर्नमेंट ने काम क्या किया पिछले इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो ये भी कह सकते थे जब डिमांड आएगी सप्लाई दे देंगे, उन्होंने कहा मैं सप्लाई दे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं, हो सकता है डिमांड है हमको दिख नहीं रही, और हो सकता है डिमांड इससे भी पैदा हो जाए। देखिए दोनों बातें सही निकली इसके अंदर। और अच्छी बात क्या है कि समय से बन गया। हालांकि मेरे को लगता है कि और जल्दी होता तो अच्छा, 1970 के दशक में होता तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं बनते हुए इसके अंदर। एंड नेचुरली क्योंकि इकोनॉमी बड़ी हो गई, पर कैपिटा यानी कि पॉपुलेशन के पास ज्यादा इनकम आ गई है, तो खर्चा भी कर पा रहा है इसके अंदर। अपॉर्चुनिटीज, जॉब मार्केट थोड़ी बेटर है, बिजनेस मार्केट बेटर, तो खर्चा भी कर पा रहा है। तो नेचुरली जल्दी भी है
लेट भी है, तो ये सेक्टर्स ना ओपन होते रहेंगे। आप आपसे न्यूक्लियर का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। लेकिन Correct. पिछले कुछ सालों में जो मेरे हिसाब से रोड के बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपैंड हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी गांव तक लेके जाने के लिए, जो 6 लाख प्लस हमारे गांव हैं, लास्ट स्टेज तक लेके जाने के लिए रोड ने फास्टर रोड किस, या फिर हम रेलवे, ये जो बातें कर रहे हैं ये गति शक्ति का पार्ट है। यानी कि स्पीड गिव्स यू पावर, एंड स्पीड टू पावर मतलब ये है कि आपके कॉस्ट कम होगा। आपको सामान लेके जाना है, कोई भी राज्य, कोई भी जगह, कोई खास करके शहर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अल्टीमेटली हम फॉर्म में बैठ के जितनी कमाई कर लें, हमारे गांव में जो धान होता है, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे फूड है, वहीं से आना है। तो जल्दी आएगा, ज्यादा स्टोरेज बेटर होगा, कोल्ड स्टोरेज बेटर होंगे, सामान बेटर रहेगा, ऑटोमेटिकली फास्टर आएगा, कॉस्ट कम होगी। इन्फ्लेशन को तोड़ता है, जितनी इन्फ्लेशन तोड़ेगा उतनी हमारे हाथ में ही, हिंदुस्तान के निवेशकों के हाथ में ही, मतलब उसके सिटीजन्स के हाथ में ही ज्यादा पैसा रहेगा। सो गुड जॉब बीइंग डन फॉर द लास्ट 2-3 decades, और इस बजट ने तो कमाल कर दिया छूट देके। सो एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं होता है तो इट इज अ बॉटलनेक फॉर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया। यस। सो लास्ट पूरे 7-8 सालों से 9 सालों से द इंडियन इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यस, और अभी ऐसा लग रहा है कि फोकस कर रहे हैं कि अभी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ साथ में कंजम्पशन के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जो मूवमेंट है उसका जीता जागता सबूत है महाकुंभ मेला, जहाँ पे भी मतलब इतने सारे लोग ने विजिट किए, 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया है जी। ओके, जो नंबर्स पब्लिश हो रहे हैं उसके हिसाब से इतने लोगों के लिए वहाँ मैनेज करना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो इसकी वजह से तो ये जो 2 इवेंट है, बजट और महाकुंभ मेला, उसकी वजह से आपको क्या लगता है, क्या ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं कंजम्पशन में, या तो क्या चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न में, क्या मेगा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहे हैं? महाकुंभ सिर्फ एक ये लोग कई बार रिलीजन से अटैच कर देते हैं, राइट। दिस इज द लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ इन अ प्लेस ऑफ इन द वर्ल्ड, राइट। जैसे आपने कहा 60 करोड़ के ऊपर लोग। अब आप सोचो कि अगर मैं खाली ऐसी बेसिक एस्टिमेट लगाता हूं कि एक पिलग्रिम जो आया उसने 10,000 रुपये खर्चा किया, आना जाना खाना पीना, चाहे उसको फ्री फूड दिया गया, किसी ने तो स्पेंड किया। आप कह सकते हो नहीं 8,000 हुए, तो हो सकता है मैं 15,000 बोल दूं, लेकिन 10,000 समझाने के लिए कह लेते हैं। तो 60 करोड़ अगर लोग आए तो 6 लाख करोड़ बना। अभी किसके पास पैसा गया? कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि मैं प्लेन पकड़ के आया, ट्रेन पकड़ के आया, राइट। और कुछ चीजें हैं जो कि एकदम बेसिक ऑर्गेनाइज्ड है। कि कितने बड़े बड़े उदाहरण आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि देश में क्वेश्चन कई बार उठाते हैं देशवासी पे। मैं कहता हूं हमारे से ज्यादा एंटरप्राइजिंग लोग ही नहीं है दुनिया में। सही बात है। वो कहते हैं कि वहां पे लोगों ने इतनी डिमांड थी, 60 करोड़ लोगों की डिमांड तो पूरी करनी थी, राइट। तो जिसके पास 2 व्हीलर था वो भी दिन के 2-4 चक्कर लगाने लग गया कि मैं भी थोड़ी कमाई कर लूं। बिठाओ 1-2 जनों के पीछे, इस तरफ से उस तरफ ले जाओ, क्योंकि 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर नहीं वॉक करना है, सो ऑन है, राइट। वो कहते हैं कि जो बेचने वाले थे सामान, राइट, उनकी कितनी कमाई हुई होगी। करेक्ट है। और आपने कितनी वीडियोस, कितनी चीजें वायरल आपने देखी होगी, वो कितने लोग फेमस हो गए। अब तो वो गुमनाम लोगों को नाम दे दिया गया, राइट। और तो ये सारा अगर ये 5-6 लाख करोड़ है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं भी जाए, और आया है उन 45 दिनों के अंदर, उसका इफेक्ट काफी देर तक रहने वाला है। और जिन्होंने जो मिडिल लोअर इनकम वाले हैं, जिनके हाथ जो कि वहां मेहनत करके उन्होंने 45 दिन मेहनत करके उन्होंने कमाई की, उनकी काफी हद तक जिंदगी सुधरने वाली है। चाहे उनके कर्जे हैं उतर जाएंगे, घर में कोई रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, घर के मरम्मत करनी है, घर बनाना है, घर में शादी करनी है, कोई रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। और कोई एक ठेला डाल रहा है तो दूसरा डालेगा, कोई एक ई रिक्शा चला रहा है तो 2 आ जाएगी। बिल्कुल। तो हर तरह से कंजम्पशन, कैपेक्स, एंड उतना नहीं, मेरे हिसाब से ये बात 45 दिन या 1 साल की नहीं है। ये अगर इस देश में सेविंग हैबिट है
तो और अगर कमाई ज्यादा हो गई किसी के पास तो वो ऐसी कमाई खराब नहीं करने वाला है. So this will de-stress the areas from where these enterprising people came and earned money. For them, this will de-stress for them. And साथ में बजट, तो मेरे हिसाब से it's a very good positive vibes for consumption and for financial sector, दोनों के लिए. करेक्ट है. तो वही जैसे कि अभी वो जो कंजम्पशन पैटर्न था वो भी बदल रहा है. जैसे कि लोग फिजिकली करते थे, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं. हाँ जी. पहले सिर्फ लोग अपनी जरूरत की तरफ देखते थे, अभी देखते हैं कि मैं उसके ऊपर और क्या खर्चा करूं. चलो मैं आपको मजे 2-3 कहानियां सुनाता हूँ. अच्छा ठीक है. देखिए हमारे टाइम तो ऐसा होता था कि रोटी या पराठा. अभी आप बताइए, रोटी पराठा तो ऐसा हो गया कि वो मतलब वो रोटी या ब्रेड को बदल दिया है, और वो जिंजर ब्रेड, वो पिज्जा वाली ब्रेड, राइट. वो तो मैं कई बार लोगों को हंसता हूँ, मैं उस जमाने से आया हूँ कि मेरे घर में आज एक पिज्जा ऑर्डर हो जाए, और इसको जरा सीरियस मत लीजिएगा. तो वो मैं देखता हूँ 1000 रुपए लग गए. और फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे घर पे पूरे महीने का राशन आ जाए, आटा चावल, तो 10 किलो 20 किलो हम खा लेंगे तो भी 1000-1200 रुपए. एक टाइम का पिज्जा, पूरे महीने का राशन. तो अपने का ट्रेंड, यही ट्रेंड चेंज हुआ है कि थैंक गॉड हमसे परे, हमारे ऐसे लोगों से परे कुछ कंज्यूमर आए हैं जो ट्रेंड चेंज कर रहे हैं. क्योंकि ये अगर खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी. हमारे पास पैसा रहेगा और सेविंग करते रहेंगे तो फिर सेविंग हमसे लेगा कौन अगर किसी को जरूरत ही नहीं पैसे की. जापान में हो चुका है. तो हाँ, एक समय होता है, यंग जनरेशन आती है, वो स्पेंड भी करती है, नया ट्रेंड भी आता है. और आपने वर्ड यूज किया डिजिटल. लेट मी टेल यू, इंडिया इज अ इकोनॉमी व्हिच इज गोइंग थ्रू 2 impacts टुगेदर. मोर इनकम, राइट, मोर स्पेंडिंग नेचुरली लिंक्ड है, बट विच डिजिटल इफेक्ट. दुनिया में जब यूएसए में, जापान में, जर्मनी में अगर इनकम बढ़ी, अपनी जीडीपी बढ़ी, तो इतना डिजिटाइजेशन नहीं था. तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ ओपन माइंड रखिए. आपको पता ही नहीं है इस कैपिटल मार्केट में कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर कंजम्पशन लिंक्ड होके बेनिफिट कर पाए, आपको समझ ही नहीं आएगा. हम लोग तो किराना शॉप जाके, एक ड्यूटी होती थी, जाके सामान लाना है. अभी क्या, आप जैसे का ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, पिज्जा घर आ गया. तो जिसने आप ऑर्डर करो, सामान घर पे आ गया. आप काम कर रहे हो, आपने ऑर्डर कर दिया, आपका घर सामान पहुंच जाएगा, ऑफिस सामान पहुंच जाएगा. कपड़ा लेना है, मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, ये रिस्ट्रिक्टेड कोई आइटम नहीं बचा उसके अंदर. सो 2-3 ऐसी कंपनियां हैं, देखिए वो अजूबा है क्योंकि दुनिया में नहीं, हमारे पास है और लिस्टेड भी हो गई. और लार्ज कैप कंपनियां हैं. जोमेटो, बाय द वे, मैं कोई अगर बाई चांस स्टॉक के सेक्टर की बात कर, रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने बेचने के लिए, समझने की बात है. जैसे आपने कहा, ये अवेयरनेस की बात, ट्रेंड आ रहा है जी. तो जोमेटो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है. इट इज ओनली अ ब्रोकर, इंटरमीडियरी कंपनी, एग्रीगेटर है. एग्रीगेटर इंटरमीडियरी का क्या है उसके अंदर? देखिए सबका मिश्रण है. और ट्रिगर क्या कर रहा है? दोनों चीजें फैसिलिटेट कर रहा है कंजम्पशन, ट्रिगर कर रहा है कंजम्पशन के अंदर. और वहां बैठ के देख कि कितनी रेस्टोरेंट्स, कितनी सप्लाई चेन ट्रिगर हो रही है उसके अंदर. और हाँ, कुछ खर्चे भी ज्यादा होंगे अंदर. सो आई वुड से वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. मैं कई बार जब अपनी टीम से बात करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ, कहता हूँ हमको कई बार पता ही नहीं है कि अगले 10 साल टेक्नोलॉजी के लिए और हिंदुस्तान, खासकर हिंदुस्तान में इनकम इंक्रीज के लिए क्या क्या और चेंजेस आएंगे, उससे इस कैपिटल मार्केट में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा इस चीज को लेकर इसके अंदर. और दूसरा, जैसे अवेयरनेस आई है अपनी लाइफस्टाइल को लेके, तो अभी लोग को भी है ना, ब्रांड प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. हाँ जी. मतलब अच्छी ब्रांड, अच्छे चीजों के लिए, क्वालिटी चीजों के लिए लोग खर्चा करने के लिए तैयार है जी. हाँ भाई, वो तो सही है, क्योंकि हम तो बिस्किट ही खाते थे, बच्चे कुकीज खा रहे हैं अभी. तो वो तो दिख ही रहा. हम तो मुश्किल से, हमारे यहाँ तो टीवी आई थी, अब स्मार्ट टीवी आने लग गई है इसके अंदर. हमारे यहाँ तो फोन ही नहीं होता था. अब तो मतलब बच्चा मतलब वो बोल रहा कि मेरे को सीधा ही स्मार्टफोन में और जब प्रीमियम की बात की तो दुनिया के सबसे महंगे फोन इस देश में बिकते हैं, राइट.
हम वो एप्पल के फोन जो हम बात कर रहे हैं, क्या इंडिया के शायद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई लिस्ट में होंगे। तो कई बार मेरे को लगता है कि सच में हम गरीब देश हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, अपना इकोनॉमी बदल रहा है, भारत देश बदल रहा है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप भी अपने यहाँ बदल रहा है। इन्वेस्टमेंट एरिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, वहाँ से लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, स्पेशली यंगर जनरेशन्स का। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्यों? अगर आप क्यों पूछो तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान अमीर हो रहा है। जब हमारे पास कम था तो हमको इतनी जरूरत नहीं थी, राइट। और अब क्योंकि ज्यादा सेविंग पूल बढ़ गया है, इनकम बढ़ गई है, तो ये सर नेचुरली ये सब सप्लाई है। तो कहते हैं अगर डिमांड है सप्लाई आएगी। तो देखिए हमारे फादर्स की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाती थी? फिक्स डिपॉजिट में, काफी बार इंश्योरेंस में, उस टाइम तो LIC ही होता था। कुछ हद तक पैसा अगर लैंड में, प्रॉपर्टी लैंड या गोल्ड में, ये यहीं तक रह जाता था, सीमित रह जाता था। एंड मे बी कुछ मैं जरूर कहूंगा एज ऑफ शूट गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग्स के अंदर की, पोस्ट ऑफिस की, PPF की सेविंग्स होती थी। तो आज जब मिड 90s ऑनवर्ड्स, स्पेशली पिछले 20-25 सालों में म्यूचुअल फंड ने एक अपनी पोजीशन बनाई है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, गुड मैनेजमेंट, वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, और आज रीच बढ़ा ली है कि इतने सारे शहरों में म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं, हमारे ऑफिस कुछ खुल गए, हमारे ऑफिस से जा रहा तो डिस्ट्रीब्यूटर की रीच है इसके अंदर। तो नेचुरली म्यूचुअल फंड की पोजीशन बन गई। लेकिन होता क्या ना कि अब 2-3 चीजें बदली हैं रिसेंटली, उसमें से एक डिजिटाइजेशन है और एक प्रीमियमाइजेशन है। सो प्रीमियमाइजेशन के अंदर म्यूचुअल फंड के ही ऑफशूट प्रोडक्ट्स देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंशिएशन भी, यूनिकनेस भी है, और है तो उसी का एक पार्ट, स्टैंडर्ड पार्ट, जो कि हम PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हम कह देते हैं। तो ये भी रेगुलेशन का अंडर है, सेबी रेगुलेशन में ही आते हैं। इसके अंदर इनके थोड़ी सी निवेशक की कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, रिस्क प्रोफाइलिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपए की SIP तो अब तो 100 रुपए की SIP कर सकते हो, लेकिन PMS में 50 लाख की रिक्वायरमेंट, बेस्ड रिक्वायरमेंट है, AIF में 1 करोड़ की है। इन्वेस्टर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब चीज देखनी चाहिए, राइट। ये ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपके समझ के निवेश करना है। और सो ये और कुछ चीजें डिजिटाइजेशन के लिए आपको रीच भी आ गई है। ये ऐसा नहीं रहा कि कुछ व्यक्तियों के लिए या किसी शहरों के लिए मोनोपोलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, गिने चुने तो कि लोग पहुंचते जी। पहले बॉम्बे, दिल्ली ऐसा होता था। आज अगर मैं अपने गांव में बैठा हूँ, ऑनलाइन एक्सेस है, राइट, मेरे को एडवाइस लेनी है, एडवाइस ले सकता हूँ। मेरे को खुद निवेश करना, खुद निवेश कर सकता हूँ। मेरे को रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, तो हम वहां बैठ के भी निवेश कर सकते हैं इसका अंदर। आजकल मैं देखता हूँ कितने क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस को जो अटेंड करते हैं वो बड़े शहरों से कम, अगले मतलब अपने मध्यम वर्ग शहरों से, गांव लोग से भी लोग अटेंड करते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो इंडियंस बाहर बसे हुए हैं, वहां से भी वो देख रहे हैं कि इंडिया में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कि कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया से, वहां से भी अटेंड करते हैं क्लासेस। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन बॉर्डरलेस हो गया है ऑप्शन के अंदर। एंड नेचुरली आपके प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ गई, जैसे मैंने PMS AIF का। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हम ये स्टार्ट होने के पहले आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो मैं खुद ही एक एडेड आंसर देता हूं कि सेबी ने इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट क्लियर किया रिसेंटली, जिसकी रेगुलेशंस एज आई टॉक लॉन्च नहीं हुआ है। इट इज राइट नाउ, जस्ट वी गॉट द फर्स्ट सर्कुलर आउट कि बहुत जल्दी आपके हमारे निवेशकों के लिए नया प्रोडक्ट आएगा, विच इज काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ। म्यूचुअल फंड एंड PMS AIF का एक मिक्स है इसके अंदर। अच्छा, तो उसको भी समझ के इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसको SIF या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स कहा जाता है। तो जिसके पास म्यूचुअल फंड लाइसेंस है और कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको कहते हैं, वो अप्लाई करेगा। सेबी हमारा रेगुलेटर है, अगर हम उसको मीट करेंगे तो सेबी हमको परमिशन देगा, अकॉर्डिंगली लॉन्च करेंगे। आज
7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स अलाउड है, जिसमें से 2 हाइब्रिड, 2 डेट, 3 इक्विटी है। और उसमें अच्छी बात क्या है, 10 लाख रुपए मिनिमम क्राइटेरिया है। तो जैसे कि पीएमएस में 50 लाख, एएफ में 1 करोड़, इसमें 10 लाख बीच का रेंज। हाँ जी। तो म्यूचुअल फंड तो बहुत रिटेल है, नेचुरल रिटेल, उसमें करोड़ों के भी चेक्स आते हैं, लेकिन यह 10 लाख मिनिमम कह दिया, क्योंकि एंड सेबी ने कहा कि क्योंकि जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में है उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा उसके अंदर। तो नेचुरली कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो उसको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। तो ये भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लग रहा है। जब कोई नई चीज आती है तो कई बार कुछ लोग इस सोच के भी होंगे, नहीं ये नई चीज, इसकी कैसे ग्रोथ होगी। मैंने अपनी 25-30 साल की अपने इस इन्वेस्टमेंट जगत की अपने एक्सपीरियंस में मैंने सब कुछ देख लिया है, राइट। स्पेस पूल बड़ा है तो सबकी स्पेस है, कोई किसी के अगेंस्ट कंपटीशन नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सब की ग्रोथ की स्पेस है। तो मैं तो एसआईएफ को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो 50 लाख 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर सकते, और रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से जो हम समझते हैं थोड़ी सी हाई रिस्क, सिलेक्टिवली हाई रिस्क में, वो एसआईएफ का उसके अंदर वो निवेश कर सकते हैं। एंड नेचुरली जैसे हम आगे जाएंगे, आप कभी हमारी इसके ऊपर हम खैर एक पॉडकास्ट इसी के ऊपर करेंगे, जागरूकता लाने के लिए। क्यों नहीं। मतलब कहना का ये है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और जो सब चीजें चेंज हो रही है, उसमें नए नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी ओपन अप हो रहे हैं। एसआईएफ जैसा है, हाँ जी। या मार्केट लिंक डिबेंचर हो सकता है, तो इनोवेटिव डिस्काउंटिंग हो सकता है। ये सभी चीजें हैं जो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का जो गोल है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में मदद कर सकता है, या तो उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। सो इस तरह से हम लोग ने काफी सब कवर किया। इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस। लेकिन वो खत्म करने के पहले आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। माय प्लेजर, प्लीज। रैपिड फायर क्वेश्चंस है, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसको आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन, आप रोज सुबह उठ के फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग? सबसे पहले उठ के कुछ सेकंड भगवान का शुक्राना करता हूँ कि एक और दिन मेरी जिंदगी में इजाफा हुआ। उसके बाद बहुत सालों की आदत है कि चाय और न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़ पढ़ते हैं। अभी ये ऐड यही हो गया कि कई चीजें मेरे मोबाइल पे पढ़ लेता हूँ, लेकिन प्रिंट मीडिया की आदत अभी भी गई नहीं सुबह पढ़ने की। राइट। लेकिन आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही, इट्स अ ग्रेटिट्यूड एवरी डे व्हेन वी एक्सप्रेस। बुक, ऐसी कोई बुक है जो आप इन्वेस्टर को रेकमेंड करना चाहते हैं पढ़ने के लिए? मेरे को ये प्रश्न बहुत जन पूछते हैं। कोई एक सिंगल बुक सच में नहीं है। अगर आपको जिंदगी की एक किताब पढ़नी है, पहली बात, उसमें से थोड़ी सी आपको लाइफ के भी, आप निवेश जगत नहीं कहता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की रूल मिल जाएंगे, तो आप भगवत गीता पढ़िए। लेकिन उसको छोड़ के इतने गुरुज ने अक्रॉस टाइम हॉरिजन इतनी किताबें लिखी है कि कई बार क्या तो 1930, 40, 50 में जो लिखी गई हैं किताबें, उसकी एवॉल्व्ड वर्जन्स अभी आई हैं। तो कुछ नाम याद आते हैं, बताता हूँ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो कि बेंजामिन ग्राहम की है, वॉरेन बफे की जो लेटेस्ट लिखी हुई है अपने एजेम्स के, वो पढ़ने चाहिए। पीटर लिंच जो हालांकि निवेश जगत से रिटायर हो गए, बहुत बड़े फंड में जैसे मैगलन फंड अपने संभालते थे, तो उनकी 2-3 किताबें इंक्लूडिंग वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। आप सिर्फ शेयर मार्केट या मार्केट्स, कैपिटल मार्केट के हिसाब से मत देखिए, आप उसकी हिस्ट्री, एवोल्यूशन भी देखिए। तो कुछ बेसिक किताबें जिसको कि एडवांस में नहीं जाना है, उसके अंदर मेरे को जो याद आती किताबें, उसमें से एक किताब है जिसका कि नाम है द एसेंट ऑफ मनी, राइट। तो छोटी उसकी हिस्ट्री है, वो जरूर पढ़िए। आप रिसेंटली जो किताब आई है कोविड के अंदर रिलीज हुई थी, और बहुत ही बढ़िया किताब है, वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। आप लेकिन देखिए, कुछ नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत किताबें हैं। कोई एक किताब या कुछ सिलेक्ट 10-20 किताबों में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ किताबें कम मिल रही आजकल, वो मिलती है, लेकिन कुछ उसके ऊपर टीवी सीरीज, वेब सीरीज या मूवीज बन गई हैं, तो मैं ऐड करता हूँ उसमें से, वो भी देखिए। सिर्फ पॉजिटिव मत देखिए, लर्न फ्रॉम नेगेटिव ऑल्सो, राइट। जैसे कि लेमन क्राइसिस में कुछ जो बनी है, इंक्लूडिंग अ बुक, और जिसके ऊपर मूवी बनी, टू बिग टू फेल, राइट।
इतनी हम निवेश की बात करते हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम्स which defaulted, there's a movie made on that called The Wizard of Lies. बर्नार्ड मैडॉफ की बात कर रहा हूं मैं इसको। थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जरूर देख लीजिए। राइट, मेरा फेवरेट हीरो उसके अंदर है अपने वेस्टर्न वर्ल्ड से, लियोनार्डो। और मैं ये भी कहूंगा कि लर्निंग जो है ना वो रोज की है, रेगुलर है, परसिस्टेंट है और जिंदगी भर रहेगी। ये कभी कोई ये ना सोचे कि मैंने कुछ पढ़ा था, सीखा था, वो परमानेंट हो गया। बेस रूल चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपको नए फॉर्म में चले जाएगा। तो मैं कहूंगा कि बी अ स्टूडेंट फॉर एवर इन योर लाइफ। बढ़िया। आप मार्केट के बारे में चर्चा कॉफी पे करना पसंद करते कि चाय पे? चाय मेरी बीवी ने मोनोपलाइज कर लिया, तो कॉफी पे। अच्छा। और एक और लिक्विड है जो कि मैं इस रिकॉर्डिंग में नहीं जिक्र करना चाहूंगा। कौन सी ऐसी ऐप है मोबाइल के ऊपर जिसके बिना आप रह नहीं सकते? बहुत सारी नहीं है, लेकिन जो इमीडिएट नाम याद आ रहे हैं, ऐप एंड वेबसाइट दोनों कहता हूँ। उसमें से एक मनी कंट्रोल है, उसमें से एक CCI अपने NSE BSE, कुछ चीजें वहां से मिल जाती है हमको। और कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक्स के ऊपर जो ट्विटर एक्स के ऊपर कोई ऐसी चीजें जिनको मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट जगत से, जो कि रियल टाइम हमको थोड़ी सी लर्निंग से रिड्यूस आ जाती है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, द पॉलिटिशियंस ऑफ वर्ल्ड एंड अक्रॉस, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्संस। देखिए, लर्निंग सब जगह से आती है, सिर्फ आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि मैं कैसे उसको यूटिलाइज कर सके। सही बात है। अगर आप CEO नहीं होते ITI म्यूचुअल फंड के, तो आप क्या करते रहे होते? देखिए, मेरे तो हाल ही में मैं CEO बनाऊं, तो ये आंसर मेरे लिए इजी है देना। अगर मैं CEO ITI या कहीं नहीं होता, तो मेरे जहन में जो मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को अगले 2-3 साल, कम से कम 2-3 साल, तो मेरे को हिंदुस्तान घूमना था, एंड बाय रोड एंड ट्रेन। राइट, क्योंकि मेरे को हिस्टोरिकल जगह बहुत पसंद है और मेरे को प्राकृतिक जगह बहुत पसंद है। तो मेरे को, और ये इंडिया में ही ज्यादा है, मेरे को सेंचुरीज, टाइगर, जंगल्स बहुत पसंद है उसके अंदर। राइट, तो मेरे को ये सब कुछ तो किया हुआ है, लेकिन अगर मैं 2-3 साल मेरे को फ्री मिल जाते, तो एक रोड ट्रिप अक्रॉस, और मेरे दोस्त मेरे रेडी थे इसके अंदर मेरे को मारनी थी। तो अभी भी वो मैं इसको जाने नहीं दूंगा अपनी लाइफ से। ये राइट, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब स्वर्ण चतुर्भुज योजना यानी कि गोल्डन क्वार्टर खड़ा कर दिया और आज हम पूरा भारतमाला में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी मूवमेंट का फायदा क्यों ना उठाया जाए। तो अगर मैं CEO नहीं होता, तो मैं कम से कम अपने को 2-3 साल देता कि मैं ये पूरा भारत, रिलीजियस, कल्चर, नेचर, हिस्ट्री, सब में देख पाता है। बढ़िया। काफी मजा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट में बातचीत करने का, और इट इज आवर प्लेजर एंड टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वाइज भारत पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, दिस वाज माय प्लेजर। बहुत मजा आया आपसे। आपके प्रश्न काफी बारे में बता दूं, मेरे को नहीं पता आपको मेरा आंसर कैसे लगे, लेकिन क्वेश्चंस इजी नहीं थे। और मैं कुछ चीजों में अनप्रिपेयर्ड था, काफी आंसर मेरे इम्प्रॉम्प्टू हैं। मेरा होप है कि आपके सुनने वालों को कुछ पसंद आए हो। Thank you so much. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all related documents carefully. Past performance does not guarantee future results. This post is for informational purposes only.